नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 6th चैप्टर, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us understand compounds. While studying matter, we have seen that element is a type of matter having the simplest composition. मैटर का एक ऐसा टाइप जिसका कंपोजिशन सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको कहते हैं एलिमेंट। On inspection of the composition of the types of compound and mixture, it is learned that they are formed from two or more units. कंपाउंड किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स, एटम्स हो गए, ठीक है। इन शॉर्ट को कंपाउंड उसे कहते हैं जिसका कंपोजिशन में दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, चाहे वो अलग टाइप के हो या सेम टाइप के हो। वेदर दीज यूनिट्स आर इन अ जॉइंट स्टेट विथ ईच अदर और सेपरेट डिसाइड्स वेदर द मैटर इज अ कंपाउंड और अ मिक्सचर। अगर ये यूनिट्स यानी एटम्स क्या एक दूसरे से जॉइंट है, केमिकली कंबाइंड है, क्या उनके बीच में केमिकल बॉन्ड है, या फिर वो सेपरेट है, उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि जो मैटर है वो एक कंपाउंड है या एक मिक्सचर है। एग्जाम्पल देखते हैं। टेक दो इवेपोरेटिंग डिशेस लेने हैं। टेक 7 ग्राम ऑफ आयरन फाइलिंग्स इन द फर्स्ट डिश एंड 4 ग्राम ऑफ सल्फर इन द सेकेंड। पहले डिश में 7 ग्राम आयन का फाइलिंग्स यानी उसका जो चूरा, तो क्या कहते हैं, पाउडर टाइप होता है, थोड़े बड़े होते हैं पार्टिकल्स, और 4 ग्राम सल्फर लेना है दूसरे डिश में। टेक अ हॉर्सशू मैग्नेट नियर द मैटर इन द बोथ डिशेस एंड ऑब्जर्व। दोनों डिशेस के पास मैग्नेट को ले जाकर देखना है, ठीक है। तो इसके पास ले जाने के बाद ये आयन फाइलिंग्स उसको चिपक जाएगी मैग्नेट को, इसके पास ले जाने के बाद ये नहीं होगा कुछ भी। ट्रांसफर द एंटायर आयन फाइलिंग्स फ्रॉम द फर्स्ट डिश टू द सेकेंड। स्टर विथ अ ग्लास रॉड एंड ऑब्जर्व बाय टेकिंग द हॉर्सशू मैग्नेट नियर द मैटर। अभी ये दोनों को मिक्स करना है और ठीक से स्टर करना है, यानी वो ठीक से मिक्स हो जाएंगे। फिर से मैग्नेट लेकर जाना है और देखना है उसके पास। ऑल्सो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मैटर, उसका कलर देखना है। नाउ हीट द मैटर इन द सेकेंड डिश फॉर अ व्हाइल एंड लेट इट कूल। फिर उसको हीट करके देखना है। ऑब्जर्व द कलर चेंज इफ एनी इन द मैटर एंड ऑब्जर्व वेदर देयर इज एन इफेक्ट ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट ऑन इट। हीट करना है, बाद में उसे ठंडा करना है और बाद में फिर से मैग्नेट लेकर जाना है उसके पास और देखना है क्या होता है। रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल। एक्शन अभी आपको लिखना है। एक्शन, कलर ऑफ द मैटर, इफेक्ट ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर वेर मिक्स्ड इन द डिश। एक डिश में पहले मिक्स किया था आयरन फाइलिंग्स और सल्फर को, तो कलर ऑफ द मैटर, आयरन फाइलिंग्स का ब्लैक कलर और सल्फर का येलो कलर, ब्लैक प्लस येलो। फिर इफेक्ट ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट जो है वो उसके पास, इस मिक्सचर के पास अगर आयरन हॉर्सशू मैग्नेट लेकर जाओगे, हॉर्सशू मैग्नेट यानी यू शेप का होता है वो मैग्नेट, तो वो अगर लेकर जाओगे तो आयरन फाइलिंग्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगी, ठीक है। इससे हम ये देख भी सकते हैं कि इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं आयरन को सल्फर से। डिश में सल्फर की पाउडर रह जाएगी और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा वो आयरन फाइलिंग्स होगी, इससे वो मिक्सचर को सेपरेट भी किया जा सकता है। फिर आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर इन द डिश वेर हीटेड टुगेदर, बाद में उसे हीट किया गया साथ में और फिर ठंडा किया गया। फिर कलर ऑफ द मैटर इज ब्लैक, ठीक है, ओनली ब्लैक। और इफेक्ट ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, तो नो अट्रैक्शन, इट डज नॉट अट्रैक्ट द कंटेंट्स इन द डिश। In the above activity, on testing the matter obtained by mixing iron filings and sulfur with horseshoe magnet, step 3, it was found that the resulting matter was a mixture of iron and sulfur and possessed properties of both the components. पहले हमने हीट करने से पहले दोनों को मिक्स किया और देखा
तो दोनों की प्रॉपर्टीज थी, सल्फर का येलो कलर जैसा का वैसा था और आयन का ब्लैकिश कलर, और जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट था वो भी वैसा ही कांस्टेंट था। बाद में क्या किया, सम पार्टिकल्स वेर येलो दे वेर ऑफ सल्फर, सम पार्टिकल्स वेर ब्लैक दे वेर आयन पार्टिकल्स। तो दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज पकड़ के रखी है, छोड़ी नहीं है, वो मिक्स करने के बाद भी दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन की है। द प्रॉपर्टी ऑफ आयन पार्टिकल्स टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट वाज अनचेंज्ड। और जो आयन पार्टिकल्स पहले अकेले होने के होते समय जो अट्रैक्ट होते थे मैग्नेट की तरफ, वो मिक्स करने के बाद भी अट्रैक्ट हो रहे हैं अभी भी। तो ये भी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी है आयन के। इन अदर वर्ड्स द कंपोनेंट्स आयन एंड सल्फर वेर इन फ्री स्टेट इन दैट मैटर। तो क्या कह सकते हैं हम, वो फ्री थे, उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं बनी थी, वो एक दूसरे के साथ कंपोज नहीं हुए थे, कंपोजिशन नहीं हुआ था उनका, बस मिक्स हुए थे। On the contrary, when iron filings and sulfur were heated together and cooled, there was no effect of magnet and the characteristic yellow color of the sulfur also disappeared. बाद में जब हमने उनको मिक्स करके हीट किया और उनको कूल किया, तब क्या हुआ, मैग्नेट की तरफ कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा था जो डिश में है वो, और उसका येलो कलर ऑफ सल्फर भी गायब हो चुका था। From this we understand that the matter formed in the above activity is different from the original component। इससे हमें पता चलता है कि येलो कलर सल्फर का वो चला गया और ना मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये जो नया सब्सटेंस है अभी हीट करने के बाद वो कुछ अलग ही बना है, क्योंकि ना आयन की प्रॉपर्टीज है उसमें, ना सल्फर की प्रॉपर्टीज है। अ केमिकल कॉम्बिनेशन टुक प्लेस बिटवीन आयन एंड सल्फर ड्यू टू हीटिंग इन द अबव एक्टिविटी। उनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो गई आयरन और सल्फर के बीच में हीटिंग करने के बाद। द एटम ऑफ आयरन एंड सल्फर बिकेम जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ न्यू कंपाउंड। आयरन और सल्फर के बीच में बॉन्डिंग हो गई, केमिकल बॉन्ड बना उनके बीच में, और वो ज्वाइन हो गए केमिकल लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर, और नए मॉलिक्यूल्स बन गए कुछ नए कंपाउंड के। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वैलेंसी। अभी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिसाइड किया जाता है, वैलेंसी कैसे डिसाइड की जाती है, वो देखेंगे। देयर इज अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनका प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है। जैसे H2O, वाटर में हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हो गए एक वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हो गए और ऑक्सीजन का 1 ही एटम होगा, ये प्रोपोर्शन फिक्स होता है। सर्टेन नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर जॉइंड टू ईच अदर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कुछ एक पर्टिकुलर नंबर, पक्की संख्या होती है, वो एक पर्टिकुलर संख्या में एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है मॉलिक्यूल में। Molecular formula indicates the number of atom of each of the constituent elements present in one molecule of a compound। Molecular formula जब हम लिखते हैं उसमें नंबर्स आते हैं ना, कुछ लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स और कुछ नंबर्स होते हैं। तो जो नंबर्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, एक उस पर्टिकुलर एटम जो है कितने नंबर में है, कितनी संख्या में है उस मॉलिक्यूल में। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट in that molecule। A molecular formula includes the information regarding the symbols of all the constituent elements and their respective number as subscripts। तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, सिंबल लिखा जाता है। जैसे देखिए H2O, H जो है हाइड्रोजन का सिंबल है, तो सबस्क्रिप्ट यानी नीचे, यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। 2 नंबर जो है कितने हाइड्रोजन एटम्स है वाटर में, ये नीचे सबस्क्रिप्ट यानी नीचे लिखा जाता है। तो H2O हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का यहां पर कुछ नहीं है यानी 1 एटम है। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल, CH4 यानी कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। ठीक है, अभी यहां पर देखेंगे हम। कैन यू टेल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यूज दीज to fill in the gaps in the table। Number of the compound, molecular formula, constituent elements, number of atoms of constituent elements। वाटर में, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से है, H है हाइड्रोजन,
O है ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन के कितने आइटम्स है? 2 है। ऑक्सीजन के O है 1। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, H यहां पर आपको H लिखना है, यहां पर Cl लिखना है, ठीक है, क्लोरीन। फिर यहां पर H कितने आइटम्स है? 1 और Cl 1, क्लोरीन। मीथेन CH4, यहां पर लिखे C, यहां पर लिखे H, तो C कार्बन के है 1 एटम, हाइड्रोजन H के है 4 एटम्स। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, यहां पर लिखिए Mg मैग्नीशियम का सिंबल, यहां पर लिखिए Cl। मैग्नीशियम के कितने एटम्स है? 1 और Cl क्लोरीन के 2 एटम्स है। We have seen the relationship between a molecular formula and the number of atom of various elements in molecule। हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने आइटम्स होते हैं, वो कैसे पता चलता है? उस नंबर के अनुसार, उस एटम के पास, उस सिंबल के पास कितने नंबर लिखा है उसके अनुसार डिसाइड होता है। द एबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग टू अनदर एटम विद अ केमिकल बॉन्ड इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एटम। हर एक एटम की ये विशेषता होती है कि वो दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है, यानी कॉम्बिनेशन करता है, वो अटैच होता है एटॉमिक लेवल पर। This ability is indicated by a number and this number is called valency of that atom। तो ये जो एबिलिटी होती है, कितने बॉन्ड्स बना सकता है एक एटम दूसरे एटम के साथ, कितने बॉन्ड्स बना सकता है, उस कैपेसिटी को बोलते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं वैलेंसी ऑफ दैट एटम, ठीक है। एन एटम फॉर्म्स एज मेनी केमिकल बॉन्ड्स विद अदर एटम एज इट्स वैलेंसी। एक किसी भी एटम की जितनी वैलेंसी होती है उतने ही वो केमिकल बॉन्ड्स दूसरे एटम्स के साथ फॉर्म कर सकता है। जनरली वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट इन इट्स वेरियस कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द एटम्स के, एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। कुछ थोड़े बहुत है उनकी बदलती है वैलेंसी, लेकिन एक कंपाउंड में सेम रहेगी वैलेंसी। कंपाउंड अगर बदलेगा तो बदल सकती है, कुछ बहुत गिने चुने एटम्स के लिए। Do you know, scientists performed many experiments regarding composition of compounds during 18th and 19th century, and from that they deduced the valencies of elements। साइंटिस्ट ने 18वीं 19वीं शताब्दी में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके आधार पर उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज डिसाइड की। कंप्लीट द टेबल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वेरियस कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन and with other elements are given in the following table। from that deduce the valencies of concerned elements। देखिए यहाँ पर दिया है सीरियल नंबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एक तो हाइड्रोजन H फिक्स है, दूसरा X दिया है, नाम जो बदल रहे हैं। वैलेंसी ऑफ H हाइड्रोजन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय X विथ H, वैलेंसी ऑफ X। देखिए पहला कंपाउंड है HCl, तो कौन से 2 टाइप के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और X है क्लोरीन। फिर वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 1 है, इन्होंने दिया है। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय X विथ H, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड्स बने हैं, तो इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है, तो इसके साथ एक ही बॉन्ड बना सकेगा, तो एक बॉन्ड बना है 1। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, ठीक है, दोनों की वैलेंसी 1 है। फिर H2O, हाइड्रोजन है एक एलिमेंट, दूसरा है ऑक्सीजन O, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है। एक बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, एक दूसरे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, सेम ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो रहे हैं, यानी एक हाइड्रोजन की एक बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, ऐसा अकेला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन इज 2। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, तो 2 बॉन्ड्स बना रहा है, यानी 2 उसकी वैलेंसी है ऑक्सीजन की। फिर है H2S, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड H और S, हाइड्रोजन और सल्फर, इसमें वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय X विथ H, ऐसे ही है, H2O जैसा ही H2S है, तो सल्फर के साथ 2 बॉन्ड्स बना रहा है 2, और वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2। फिर है नेक्स्ट NH3, H एंड N, फिर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, 1
वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज 3। नाइट्रोजन अकेले के साथ हाइड्रोजन के 3 अलग अलग एटम्स जुड़ रहे हैं, यानी हर एक के साथ एक एक बॉन्ड, यानी टोटल नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स 3, और वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन N इज 3। फिर है HBr, H और Br, 1 वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, और ब्रोमीन के कितने एटम्स बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ 1, यानी यहां पर 1, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1। फिर है HI, H और I, तो ये आयोडीन का सिंबल है। फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी भी 1, बॉन्ड्स एक ही बना रहे हैं तो वैलेंसी भी 1। NaH, H और Na, सोडियम का सिंबल है Na, तो 1 बॉन्ड वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1, और एक ही एटम अटैच हो रहा है इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये Na एक ही एटम का सिंबल है, हाँ, एक ही एलिमेंट का सिंबल है Na। तो ये जो है, क्योंकि N दोनों का N रखते तो कंफ्यूजन होता है ना, नाइट्रोजन है या सोडियम है। सोडियम का लैटिन नेम कुछ तो Na से शुरू होता है, इसलिए वो Na लिया है। अगर S रखते तो इसके साथ कंफ्यूजन होता है सल्फर के साथ, इसलिए वो Na रखा है, ठीक है। तो NaH एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ Na, सोडियम, तो 1 वैलेंसी। CH4, H और C, तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन हियर इज 1, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन विथ H, हाइड्रोजन 4 बॉन्ड्स बन रहे, 4 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं ना, तो कार्बन अकेला जो है 4 बॉन्ड्स बना रहा है अलग अलग हाइड्रोजन के साथ, तो 4, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होगी 4। Valencies of the constituent elements can be deduced from the known molecular formula of a compound। हम केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ देखकर ही वैलेंसी डिसाइड कर सकते हैं किसी भी एटम की। कैसे? द बेसिस फॉर दिस इज द यूनिवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड उसका कोई कंपाउंड है क्या, वो पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते, यूनिवैलेंसी यानी क्या, हाइड्रोजन की यूनिवैलेंसी है, यूनि यानी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा एक ही होती है। तो ऑन द अदर हैंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी रिटर्न फ्रॉम द नोन वैलेंसीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पर तो एक हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है, इससे हमने इसके भी इनके दूसरे एटम्स की भी वैलेंसी इजीली डिटरमाइन कर ली। लेकिन अगर दूसरे कोई हो एटम्स तो कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से। कैसे है वो देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर ड्रॉइंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की कैसी मेथड है वो देखते हैं। स्टेप 1 है टू राइट द सिंबल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अगर समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है तो C और O, कार्बन और ऑक्सीजन, 2 सिंबल्स लिख लिया। स्टेप 2 टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। कार्बन की वैलेंसी हमें पता है, अभी देखा है 4 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी देखा है 2 है। फिर स्टेप 3 टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑब्टेन द नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। देखिए ये जो है 2 नंबर इसको लगाना है और 4 नंबर ऑक्सीजन को चिपकाना है नीचे, ठीक है। हम लिखते हैं ना, नीचे लिखते हैं ना नंबर सिंबल का फॉर्मूला में। तो स्टेप 4 टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां पर ये 2 चला गया, यहां पर ये 4 चला गया, यानी C2O4। अभी स्टेप 5 क्या है? टू राइट द फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन द फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी the smallest possible whole numbers. For getting this, divide the formula obtained in step 4 by a suitable number. यहाँ पर step 4 में C2O4 ये फॉर्मूला मिला है, लेकिन देखिए क्या इन दोनों नंबर्स को किसी एक नंबर से क्या वो डिविजिबल है क्या? 4 और 2 दोनों को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करना है इन दोनों को। कितना आएगा? 2/2 विल बी 1 और 4/2 विल बी 2, तो C1O2, ठीक है। देखते हैं हम
फॉर्मूला ऑब्टेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन C2O4, यहां पर दोनों संख्याओं को डिवाइड होना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। फिर यहां पर 2 से डिवाइड करने के बाद C1O2 हो रहा है, लेकिन 1 तो हम लिखते नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है। फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग बाय 2 इज CO2, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। ऐसे ही कुछ और हम फॉर्मूले देखते हैं। पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, use them logically to deduce the molecular formula of the compounds formed from the pairs and write them in the last column. Element valency molecular formula of the corresponding compound. C कार्बन की वैलेंसी है 4, H की है 1। तो आप ये पूरा मन में कर सकते हैं, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे लग रही नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आप ये पूरा कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो CH4 विल बी द फॉर्मूला, CH4। फिर नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, हाइड्रोजन की है 1, तो NH3। फिर है आयन Fe, ये आयन का सिंबल है, Fe2S सल्फर 2। तो देखिए Fe2S2 ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन दोनों को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी FeS लिखना पड़ेगा। फिर है C और O 4 2, तो अभी हमने इसका देखा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यूज योर ब्रेन पावर, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। देखिए H वैलेंसी 1 एंड ऑक्सीजन वैलेंसी 2, तो इसका क्या होगा H2O वाटर। फिर है N वैलेंसी 3 एंड H वैलेंसी 1, तो NH3। फिर Fe वैलेंसी 2 एंड S वैलेंसी 2, FeS, 2 कट जाएंगे। नेक्स्ट, द वैलेंसीज ऑफ द एटम H, O एंड N आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज गैसियस एलिमेंट्स आर H2, O2 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी केमिकल बॉन्ड्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। तो ये जब आपस में रिएक्ट होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो सभी कोई H2O2 N2 ऐसे 2 एटम्स के ही बना रहे हैं। आपको लगेगा ये इसकी वैलेंसी है, ये है, तो H2 बनाएगा, फिर O जो है O4 बनाएगा, या फिर N जो है N6 बनाएगा, ऐसा नहीं होता। सभी कोई H2O2 N2 ऐसे 2 एटम्स के ही मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। कैसे, तो ये आपको मैं दिखाता हूं। देखिए उनके बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनते हैं वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। हमने देखा है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ऐसा ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो ऐसे पट्टी से दिखाए जाते हैं, डैश से दिखाए जाते हैं। फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो वो 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स बनते हैं, ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से वो दिखाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऐसे यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।